हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय मैं करवा रही हूँ पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। जी हाँ, इस पाठ के कुछ प्रश्न हमने कर लिए हैं, बचे हुए कुछ प्रश्न आज हम करेंगे। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न, गिरगिट कहानी में आपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक वानगी देखी। इस पाठ के अंश में गिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता में से जीवन में किसका महत्व अधिक है। आदर्शवादिता शुद्ध सोना है। इसे उपयोगी बनाने के लिए व्यवहारिकता के रूप में थोड़ा सा तांबा मिलाना जरूरी है। केवल आदर्शवादिता के कारण हम मूल्यों एवं सिद्धांतों को समाज में सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सकते, जिससे समाज को लाभ नहीं मिल पाता है। आदर्श में व्यवहारिकता का हल्का मिश्रण विलक्षण आदर्श पैदा करता है। व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर तक चढ़ाने की जरूरत होती है। इससे आदर्शवादिता की कीमत बढ़ती है। इस प्रकार आदर्श के साथ अल्प मात्रा में व्यवहारिकता को रखना महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि जब हम आदर्शों को व्यवहार में अपनाएंगे, तभी तो हमें उनके मूल्यों का पता चलेगा। जरूरत है हमें अपने व्यवहार को आदर्श रूप में ढालने की। अगला प्रश्न, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए। आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के अनेक कारण बताए हैं। जापानी लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के कारण दिन रात काम में जुटे रहते हैं। भौतिक उन्नति की दौड़ ने उनके जीवन की भाग दौड़ बढ़ा दी है। वह हर समय काम में व्यस्त रहते हैं तथा हर समय उनकी दिमाग की रफ्तार तेज रहती है। अकेले रहने पर भी वे स्वयं से उलझे रहते हैं। मैं इन कारणों से सहमत हूँ, क्योंकि जीवन में निरंतर एकाकीपन और हर समय काम की उधेड़बुन मनुष्य को मानसिक रूप से रोगड़ बना देती है। रोगड़ मतलब रोग से ग्रस्त, रोगी। प्रश्न नंबर 7, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। अथवा हमें सत्य में जीना चाहिए, सत्य केवल वर्तमान है। पतझड़ में टूटी पत्तियां के इस कथन को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। अक्सर हम भविष्य की रंगीन काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं या फिर बीते दिनों की खट्टी मीठी स्मृतियों में उलझ जाते हैं। हम या तो भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्य में। दोनों ही मिथ्या हैं। मिथ्या मीन्स झूठ। एक बीत चुका है और दूसरा अभी आया ही नहीं है। लेखक मानता है कि हमारे सामने जो वर्तमान है वही सत्य है, हमें उसी में जीना चाहिए। वर्तमान काल अत्यधिक विस्तृत होता है। वर्तमान में जीने वाले का जीवन सरल तथा आदर्शपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भविष्य उसे चिंतित नहीं करता और भूतकाल उसे परेशान नहीं कर सकता। इस तरह जीवन की सारी गुत्थियां स्वयं ही सुलझ जाती हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर भी काफ़ी अच्छा, सुंदर और सटीक सरल शब्दों में लिखा है। अब करेंगे प्रश्न संख्या ग। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। आशय नंबर 1, समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी या प्रैक्टिकल लोग हमेशा सजग रहते हैं। वे हर काम में हिसाब लगाकर आगे बढ़ते हैं, लाभ हानि के आधार पर ही कदम उठाते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफल होते हैं और उनकी भौतिक उपलब्धियों का स्तर अन्य लोगों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन जीवन में ऐसे लोगों को स्थायी महत्व नहीं मिलता, बल्कि
महत्व उन लोगों को मिलता है जो अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले जाते हैं। ऐसा काम हमेशा आदर्शवादी लोगों ने किया है। वस्तुतः समाज के सभी शाश्वत मूल्य जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, आदर्शवादियों की ही देन है। आशय नंबर 2, जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यावहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। जब प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते तो इनके द्वारा आदर्शों का पालन नहीं होता। वे मर्यादा की सीमा को लांघ जाते हैं और सूझबूझ और व्यावहारिकता की आड़ लेकर अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए सही गलत सब काम करते हैं। यानी कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह आगे बढ़ना है, चाहे उनके इस काम से किसी को भी कितना भी कष्ट क्यों ना हो, किसी का कितना भी नुकसान क्यों ना हो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है। आशय नंबर 3, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। आज तकनीकों के बढ़ने से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जा रही है। लोग 1 महीने का काम 1 दिन में ही कर लेना चाहते हैं। दिमाग की रफ्तार तो वैसे भी तेज होती है। तेज रफ्तार से काम करने के लिए स्पीड का इंजन लगा देने से यह और अधिक तेज भागने लगता है। ऐसे में जीवन की रफ्तार बढ़ जाती है। व्यक्ति चलने की बजाय दौड़ने लगता है। वह एक प्राणी की बजाय मशीन बन जाता है। उसके शारीरिक अंग कल पुर्जों की तरह काम करने लगते हैं। इन सब का प्रभाव तनाव के रूप में सामने आता है और मनुष्य एक मनोरोगी बन जाता है। बच्चों, गिन्नी का सोना और जैन की देन दोनों ही लेसन्स बहुत अच्छे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। इन्हें जब हम पढ़ते हैं और यदि हम गहराई से सोचते हैं, जब हम इनका विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि इनमें जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सच लिखा है। और लेखक ने पहले ही बता दिया है कि काव्य की तरह गद्य में भी हम कम शब्दों में बहुत कुछ कह सकते हैं। आशय नंबर 4, सभी क्रियाएं इतनी गर्मापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। लेखक अपने 2 मित्रों के साथ जापान की एक टी सेरेमनी में शामिल हुआ। यह चाय पीने की एक विधि है जिसे जापानी चा नो यू कहते हैं। टी सेरेमनी 6 मंजिली इमारत की छत पर एक सुंदर पर्णकुटी में आयोजित होती है। पर्णकुटी मीन्स पत्तों की बनी हुई कुटिया, छोटी सी झोपड़ी। यहाँ चाय पिलाने वाला व्यक्ति चाजीन बैठा रहता है। उसने अभिवादन के साथ लेखक तथा उनके मित्रों को बुलाया, बैठने को जगह दी, अंगीठी सुलगाई तथा उस पर चायदानी रखी, बर्तनों को तौलिए से साफ किया। उसकी सभी क्रियाओं में एक गरिमापूर्ण प्रवृत्ति नजर आती थी। बच्चों, तो अब ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज के वीडियो को यदि आप गहराई से सोचेंगे, डीप में जाकर इसको सुनेंगे तो ये लेसन बहुत अच्छा है। और जो लेसन हार्ड होते हैं, कठिन होते हैं, उन्हीं में से प्रश्न आते हैं। तो आप वीडियो को बार बार देखें, समझें और यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं, हम फिर से इसे एक बार समझा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।